हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से हम लोग आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के गौरव, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम सभी श्रद्धांजलि सभा एवं परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बरसर साहब एवं सभी उपस्थित शिक्षकगण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानाचार्य महोदय। आइए आगे बढ़ के बैठो, आगे बढ़ के बैठो। सब एक बार में सब देंगे। आइए सुधांशु जी, अभी होगा। आप सभी को मालूम है कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी शिक्षक उनके बारे में अपने उद्देश्य व्यक्त करेंगे। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के विषय प्रवेश के लिए और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे महाविद्यालय में के विभागाध्यक्ष एवं हमारे महाविद्यालय के अर्थपाल के भी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर, आप आएँ और अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु शेखर जी। आप तो मैं आपको कितना धन्यवाद दूं कह नहीं सकता। बिना समय गमाए एक क्षण में, एक पल में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं। मैं ऐसी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, यह ध्यान देने योग्य बात है। जो आज हम राजेंद्र बाबू की जयंती मना रहे हैं, उनके प्रति हम अपना उद्गार, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी ही बात होती है जो हम क्यों किन्हीं की जयंती मनाते हैं, क्यों किन्हीं के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। उनके जीवन में एक सिलसिला होती है, एक सिद्धांत होता है जिसमें वो जीते हैं। तो मैंने अभी शुरू किया था सुधांशु बाबू की चर्चा की। विद्यार्थी जीवन से शिक्षक के जीवन में इन्होंने प्रवेश किया, लेकिन सीखने वाले जीवन भर विद्यार्थी ही हुआ करते हैं, लर्नर उसको कहते हैं। तो सुधांशु जी का समर्पण, इनका भरोसा का फलाफल है कि हमारे सामने मिनटों में, क्षणों में, पलों में इन सारी व्यवस्था को अंजाम दे देते हैं। इनके लिए इन्हें विशेष धन्यवाद। मैं अभी इस आयोजन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव साहब, बीएड के एचओडी डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर छोटेलाल, सुधांशु बाबू का नाम तो मैंने पहले ही लिया, आप तमाम बच्चे, लड़के और लड़कियां, हम राजेंद्र बाबू के बारे में अभी कुछ देर पहले आप लोग ध्यान से कभी सुनने का प्रयास करें तो किसी भी आयोजन में ढेर सारे हमारे बच्चे होते हैं, हमारे वक्ता होते हैं, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। सुधांशु बाबू ने अभी एक वाक्य में कहा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाने जा रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के, हमारे प्रदेश के गौरव, देश रत्न, इतनी सारी विभूतियों से, इतनी सारी विशेषणों से, तो मैं चर्चा करना चाहूँगा आप सबों के बीच में। एक बार का संस्मरण है सर। राजेंद्र बाबू ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उसी बॉगी में आपके जैसे ही कुछ बच्चे किसी परीक्षा में जा रहे थे, प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे थे। उनका एक समूह था, कुछ बच्चों का समूह था, 2, 4, 6 बच्चे एक साथ थे। और आप जब कभी उनके बारे में सुनने का प्रयास, जानने का प्रयास किया होगा, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन उच्च विचार के लिए जाने जाते हैं। गौर करिएगा, सादा जीवन उच्च विचार। तो उनका लिबास कुछ इस तरह का था जो वो किसान की तरह दिख रहे थे, गांव घर की लोग की तरह दिख रहे थे। तो हम नौनिहाल जो उसमें चढ़े हुए थे, परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने जा रहे थे, उन लोगों ने कुछ हंसी की उनको देख करके, कुछ ऐसे कहा, कुछ ऐसे बोला, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति की, कुछ ऐसा जेस्चर उनका हुआ। सब आपस में हंस रहे थे। वो चुपचाप सब दृष्टा भाव से देख रहे थे। कुछ ही पलों के बाद चेकिंग शुरू होती है। उन बच्चों ने टिकट नहीं लिया था, बच्चे पकड़ा जाते हैं। राजेंद्र बाबू सारे बच्चों का फाइन भरते हैं। गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, सबके सब उतरते हैं और सारे बच्चे लज्जित होते हैं, उनसे क्षमा याचना करते, कल की कोई बात नहीं बेटी, ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति जो डॉक्ट्रिन मन में था, जो विचार था, उस विचार को जीने का काम उन्होंने किया, इसलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं। आज हम ढेर सारे लोग हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे डॉक्ट्रिन होते हैं, लेकिन उसमें हम जीते नहीं हैं, टेबल टॉक पर ही उसकी चर्चा करके रह जाते हैं। तो इसमें सुधार की जरूरत है, यहाँ संभलने की जरूरत है, इसको चरितार्थ करने की जरूरत है। सामान्य परिवार से थे, पेशे से वकालत का काम करते थे। जब गांधी की आंधी आई स्वतंत्रता संग्राम की, तो उन्होंने उसको फॉरगो कर दिया। याद रखिए, जो लाइवलीहुड का आधार था उनका, उसको छोड़ दिया। देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी शिरकत की, अपनी हिस्सेदारी दिखाई उन्होंने, और उस हिस्सेदारी को अंत तक जीने का काम किया। तो इसलिए हम आज उनकी जयंती मनाते हैं, इसलिए वो हमसे भिन्न है, सामान्य व्यक्ति से वो भिन्न है। हम और आप, खास करके आप, हमारे देश के, समाज के भविष्य हैं। और इस जयंती समारोह से जो सीख मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, उन्हीं प्रेरणाओं को धारण करने वाले हमारे बच्चे इस देश और इस समाज की अगुवाई करते हैं। इसलिए इसका बड़ा ही महत्व है। यदि हमारे अध्यक्ष और हमारे मंच संचालक डॉक्टर सुधांशु जी की अनुमति हो, सहमति हो, तो आज एक बड़ा ही अच्छा लेख, राजेंद्र बाबू का स्पीच जो उन्होंने 1947 में दिया था,
संविधान सभा में। यदि आपकी अनुमति हो तो 5 मिनट में सर उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने उसको लाया है सर, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, मैं अपने लिए भी खुद। तो बच्चों ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है और वो क्यों हम सबों से भिन्न हैं और क्यों उनको हम याद करते हैं। मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ, जो क्यों कोई याद किए जाते हैं, क्यों कोई रेखांकित किए जाते हैं, क्यों उनकी प्रतिमाएं बनती हैं, उनके चित्र पर हम फूल माला अर्पित करते हैं। यहाँ ये राजेंद्र बाबू का है, संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 का स्पीच है सर। हमने जो स्वतंत्रता पाई है वो हमारे तप, त्याग और कुर्बानी का फल है। हम जानते हैं कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वह इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि पिछड़े हुए इलाके को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद हो। हम आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्यदक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकें। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता, याद रखिए। इन सारी बातों में हमारे देश का बंटवारा हो गया है, हमारे उल्लास में कमी आ गई है। फिर भी ये आशान्वित हैं जो हम कुछ ऐसा करें कि फिर हम आपस में फिर मिल जाएं। उस मिलने में जो एक महत्वपूर्ण व्यवधान है, सशक्त व्यवधान है, उससे बचने का इन्होंने संकेत इसमें जाहिर किया है। वह क्या है? कहता है ये सब जो मिलना जुलना है, आपस में सौहार्द कायम करना है, यह जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता है। यही फिलॉसफी है यहाँ। हियर लाइज द लिटरेचर ऑफ लाइफ एंड फिलॉसफी। एक ये महत्वपूर्ण बात का, जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता है। आप देख सकते हैं, अभी कल दे रहा था, जो मैं समझौता के लिए तैयार हूं लेकिन सेना वापस नहीं लाऊंगा। किसने कहा? पुतिन ने कहा। ये क्या है? ये जोर जबरदस्ती से हम अपने ईगो को, अपने समझदारी को, अपने सिद्धांत को, अपने बातों को रखना चाहते हैं, जिसका वेद हमारे सुधांशु जी हैं, हमारे गौरव सर हैं, फिलॉसफी के विद्वान हैं, फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, ये इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो हमारी संस्कृति या हमारे जीव में जो एक प्रवृत्ति है, छीन कर उस पर अधिकार करना, उसको रोकता है। उनका मानना है कि हम छीन करके, हम जोर जबरदस्ती का कहीं अच्छा अंत नहीं होता है। हम यह उद्देश्य अपने सद्व्यवहार में पा सकते हैं। हमें खुशियां मनानी है, मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिसका हम सपना देखते रहे हैं। हमारा किसी भी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहेंगे। हमारा साम्राज्य, हमारी फतह दूसरे प्रकार की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वे लोहे की हों या सोने की भी क्यों न हो, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। हमने किसी को जंजीरों से, चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बांधने, दोनों तो कॉमन क्या है? जैसे देखो, लोहा मेटल है, सोना मेटल है, केवल हम उसको आइडेंटिफाई अलग ढंग से कर रहे हैं, लेकिन दोनों कॉमन क्या है? मेटल है, धातु है, और दोनों ही बेड़ी है। तो हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत, अब ध्यान दीजिए, यहाँ फिर एक फिलॉसफी आ रही है। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वह बंधन धर्म का है।
अब धर्म देखिए यहाँ थोड़ा व्यापक हो जाता है। धर्म जो हमारे अस्तित्व की रक्षा करता है, जो हमें धारण करता है, जिसमें धातृभाव, हम शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, कोई माँ है, कोई पिता हैं, कोई जो जहाँ हैं, उस धर्म का पालन पहला कर्तव्य होता है। तो कहता है वह बंधन धर्म का है, दायित्वों का है, संवेदना का है, दया करुणा का है। यहाँ धर्म कोई मजहब से नहीं है, इसमें समावेशी भाव है, जिसमें हम सारे के सारे उपस्थित होते हैं, हमारा अस्तित्व उपस्थित होता है। कुछ भी कितना भी आपस में हम झगड़ लें, लेकिन रह जाता है वही जब हम शांति वार्ता करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो वहीं जाकर हम विराम लेते हैं। भले ही व्यवहार में हमारी कमी रह जाती समझौता के बाद भी। तो वह बंधन धर्म का है, संस्कृति का है और ज्ञान का है। धर्म, संस्कृति और ज्ञान, और यह हमारा परिसर, यह मंदिर उसी के लिए है, उसी यही मिशन है इसका। हम अब उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा है, अभिलाषा रहेगी। अभिलाषा यह होगी कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा का वह अचूक हथियार थमा सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। संकेत कर रहे हैं जिस नॉन वायलेंस के जरिए हम आज़ादी प्राप्त किए हैं। गांधी का जो वेपन है, हमारी ज़िंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है, फिर ध्यान दीजिएगा, हमारी ज़िंदगी में भारतीयों की खास करके, एक थोड़ा सा संकीर्ण होकर मैं बात करना चाहता हूँ, कहता है कि हमारी ज़िंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। टॉलरेंस, जो हम बुद्ध जिसकी ओर इशारा करते हैं, जो कितने भी थपेड़े आए प्रतिकूल, फिर भी हम अनुकूल ही रहे, अपने धर्म को धारण किए रहे। वह धर्म क्या? प्रेम का, करुणा का, दया का। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हम पर आ गया है। जो स्वराज्य हमने हासिल किया है वह खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वे यहाँ सुरक्षित हैं। उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उनको धर्म और धर्माचार की पूरी आज़ादी है। उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकता है। आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा। खास मदद मिलती रहेगी जब तक कि वे बाकी लोगों की बराबरी में न आ जाएं। मजदूर, किसान और दूसरे हर प्रकार के श्रमजीवी, मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित नहीं होने पाएंगे। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियां बहने लगेगी, जब हमारे देश के जवान लोग खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब देश के सुखी घरों और हंसते हुए चेहरों पर सूरज और चंद्रमा की अपनी किरण बिखरेंगे, तभी हमारा स्वराज सफल होगा। अब स्वराज की जो कल्पना है, उसमें की जो अवधारणा है, उसकी व्याख्या इसमें निहित है। जो वह कैसा होगा, किस तरह का होगा, जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते हैं हर लेवल पर और सौहार्द नहीं होता है, तब तक स्वराज का सही अर्थ और सही लाभ हमें नहीं मिलेगा। हाँ, काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और सब लोगों को सहायता और सहयोग के बिना यह पूरा नहीं हो सकता। देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि वे इसमें पूरी सहायता करें। हम जानते हैं कि आज देश के अंदर कई विचारधाराएं चल रही, कितने ही दल हैं जो संगठित रूप से अपने विचारों का प्रचार करना और देश द्वारा उनको मंजूर कराकर उनके ही ढांचों में विधान और हमारे सामाजिक जीवन को ढालना चाहते हैं। इस समय सबसे अधिक जरूरत निर्माण और रचना की है, संघर्ष की नहीं। देखिए अभी G20 में यही एक नारा उन्होंने दिया। आज जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं वो इसके लिए रेखांकित किए जा रहे हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वार। देखिए बहुत पहले हमको आगाह किया है हमारे प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, हमारे बिहार के गौरव
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वो हमारी विभूति थे। उनकी एक एक बात, उनका एक एक आचरण हमें प्रेरणा देता है। हम अंश में भी उसका अनुसरण कर सके, उनका चिंतन कर सके, तो हमारे जीवन में एक अलग ढंग की आभा निखर कर सामने आएगी। संघर्ष का नहीं है, ठोस तामीरी का काम है, काम है, बहस की नहीं। कहने का मतलब एक्शन, भरबल पर नहीं। जैसे गांधी विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड इन नॉन वर्बल एक्शन, नॉट इन वर्बल एक्शन। बिना कहे हुए जो करना चाहिए वो करते। तो वही कहते हैं बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी ढेर सारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। कोई भी बात होती है कॉन्फ्रेंस बैठा दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस का मतलब है उसको लटका देने का काम। तो आज उसकी जरूरत नहीं है। कहता है संघर्ष की नहीं, ठोस तामीरी काम की है, बहस की नहीं। हम आशा करते हैं कि सभी मिलजुल कर इस बड़े काम को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करें, कारखानों के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद पैदा करें, और व्यवसायी व व्यापारी लोग अपनी बुद्धि और चतुराई को जनता जनार्दन की सेवा में लगाएं। देखिए, एक नई बात यहाँ उभर के आ रही है। कह रहे हैं कि व्यापारी लोग, व्यवसायी और व्यापारी। अभी कल हमारी चर्चा हो रही थी आपके गौरव सर से, जो यहाँ दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। इसी वाणिज्य की, व्यवसाय और बिजनेस, व्यापारियों पर उनकी जो अवधारणा है वो हमें किस तरह से सेवा देते हैं, इसकी चर्चा जयप्रकाश नारायण ने भी अपने एक लेख में किया है कि वो हमको एक्सप्लॉइट करते हैं। उससे बचने का संकेत, उससे बचने की जरूरत पर बल दिया गया है यहाँ इनके अभिभाषण में। किनके अभिभाषण में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अभिभाषण में। उनका कहना है कि कारखानों के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद पैदा करें और व्यवसायी व व्यापारी लोग अपनी बुद्धि और चतुराई को जनता जनार्दन की सेवा में लगाएं। वो चालाक हैं, चालाक होते हैं, तो उसके सृजनात्मक काम में, उसकी मदद में उसकी सेवा करें, बल्कि उसका शोषण नहीं करें। ये संकेत है यहाँ, ये उभर कर सामने। सबके लिए सुंदर, व्यवस्थित और सुखी जीवन के साधन समान जुटा दें और सबके लिए तरक्की का रास्ता साफ कर दें। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावा, देखिए एक वर्ग और है, जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावा एक वर्ग और है जिसकी जिम्मेदारी कम नहीं है। वह है हमारे देश की सेना, ध्यान दीजिएगा, और सरकारी मुलाजिम, हुक्मरान जिसको कहते हैं। ये लोग आज तक हम पर और जनसाधारण पर हुकूमत करते रहे हैं। उनको अब से सेवक और खादिम का जामा पहनना होगा। आज़ादी से पूर्व अभी तक वो हम पर हुकूमत करते रहे, अब उनको संकेत दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनकी जीवन शैली बदलनी होगी। सेवक के रूप में उनको उपस्थापित करना होगा हमारे सामने, तब खुशहाली आ सकती है। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी अब अपने को देश का शासक न मानकर देश का सेवक मानना होगा। जिस तरह स्वतंत्र देश के सरकारी मुलाजिम जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह इनको भी सेवा करनी होगी। विदेशों में प्रवासी भारतीयों को, चाहे वह अंग्रेजी उपनिवेश में बसे हों या अन्य जगहों पर, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख दुख में हमारी गहरी दिलचस्पी है और उनके लिए दिलों में सद्भावना है। देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय और इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। संविधान को बनाने में सबकी सहायता आवश्यक है। ऐसा सुंदर इसे बनाना है जिसमें जनमत प्रधान रहे, डेमोक्रेसी की हिमायत की गई है, सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे। सबको इस बात का विश्वास रहे कि वे अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार को सुरक्षित रखेंगे। आज तक इस देश के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प लिया करते थे और इस कार्य सिद्धि के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा किया करते थे। आज दूसरे प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा का दिन आया है। हम में से कोई ऐसा न समझे कि त्याग का दिन बीत चुका और भोग का समय आ गया। जो देश को उन्नत करने का महान कार्य हमारे सामने है, उसमें आज तक हमने जितनी त्याग की भावना दिखलाई है,
उससे कहीं अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग और कार्यपटुता दिखलाने का समय। कार्यपटुता जिसकी क्रांति अभी चल रही है, वर्क स्किल जो है, वर्क स्किल की चर्चा उन्होंने कहा जरूरत है हमारे देश को। दिलचस्पी का समय, इसलिए एक बार फिर भारत की सेवा लग जाने का संकल्प करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से उसने हमारे पहले के संकल्प को पूरा किया, उसी तरह से वो हमारे अगले संकल्प को भी पूरा करेंगे। फिर देखिए सरेंडर प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति। ईश्वर से कहते हैं कि जो हमने ईश्वर का नाम लेकर के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता प्राप्त की, आज इसे खुशहाल बनाने की ज़रूरत है और खुशहाल बनाने के जो नियामक हैं, शर्तें हैं, उस पर हम सबों को खरा उतरने की ज़रूरत है। और प्रभु से भी ये वरदान शक्ति मांगते हैं कि हमें पुनः वैसी ही शक्ति दें जो इस कार्य को, देश को समुन्नत करने में, देश को सुंदर बनाने में हम सफल हों। तो इस तरह बच्चों, हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हम अंश रूप में भी उनको याद करके सादा जीवन उच्च विचार, पूरे हमारे देश रत्न, हमारे गौरव, बिहार के गौरव और देश के प्रथम राष्ट्रपति को यदि हम कम शब्दों में जानना चाहें तो पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सादा जीवन उच्च विचार में पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। यदि उसी को हम उतार लें अपने जीवन में तो हमारा जीवन सरल हो सकता है, कठिनाइयाँ हमारी कम हो सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं इतने सारगर्भित व्याख्यान के लिए आपके, और विशेष रूप से आपने जो राजेंद्र बाबू का यह आलेख हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, इसके लिए भी हम आप सबों के आभारी हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने सुबह अखबार देखा होगा और इस पृष्ठ पर भी हम लोगों की नज़र गई, निश्चित रूप से गई होगी, लेकिन किसी ने भी शायद इसे पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। आज की तिथि में हम लोग रचनात्मक कार्यों से, सृजनात्मक कार्यों से और खास करके अध्ययन से इतने दूर हो गए हैं, किसी ने भी पढ़ने की कोशिश नहीं की कि जिनका हम आज जन्मदिन मनाने जा रहे हैं वो हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन आपने हम लोगों को यह अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा आज़ादी का संघर्ष का काल था, उस समय हमारे जितने भी महापुरुष थे, हमारे जितने भी नायक थे, वे सभी एक से बढ़कर एक महापुरुष थे। और आप देखेंगे उस समय के जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अम्बेडकर हो, सभी अत्यधिक पढ़े लिखे थे और अध्ययन पर बहुत जोर देते थे। डिग्रियां तो थी ही उन लोगों के पास, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन डिग्री से भी अधिक स्वाध्याय बहुत अधिक था और लेखन पर भी लिखते थे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे। कोई अखबार निकाल रहे थे, कोई पत्रिका निकाल रहे थे, कोई कहीं दूसरे जगह पर लिख रहे थे, कोई किताब लिख रहे थे, तो सबों के मन में एक अकुलाहट थी कि देश को समझने की, देश को जानने की और जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाने की। यह एक बहुत बड़ी बात थी हमारे नेताओं के बारे में। और लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारी राजनीति में भी गिरावट आया है और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से गिरावट आया है। इसे भी स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आज हम शिक्षक भी अध्ययन अध्यापन से काफ़ी दूर चले गए हैं। किताबें पढ़ना हम लोग चाहते ही नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो अध्यापक हो। इसके कारण बहुत ही गिरावट आई है। हम सबों को मिलकर इस गिरावट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं बचेगा, विचार नहीं बचेगा, तब तक हम अपने देश, समाज एवं विश्व को नहीं बचा सकेंगे। तो हम आपके इस अभिभाषण के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे बीएड विभाग के चोटी जावेद सर मौजूद हैं, वो भी आएंगे और देश रत्न राजेंद्र बाबू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सर, जावेद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय,
मिथिलेश बाबू, सुधांशु जी, कुंजनलाल पटेल जी, अतिथिगण, छात्र और छात्राएं, आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने बहुत अच्छी बात सुनी मिथिलेश सर की, जो बहुत उनका दर्शन बता रहे थे। वो समझने की चीज़ है, और सिर्फ समझने का ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में उतारने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के जीरादेई गांव में पैदा हुए थे, जो सिवान हेड क्वार्टर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उस वक्त पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन जो भी विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, पढ़ने के जो रिसोर्सेज थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। और हमारे यहाँ तो एक कहावत बहुत प्रचलित है उनका, राजेंद्र प्रसाद जी का, कि जब वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, मतलब इतने प्रतिभाशाली थे पढ़ने में, कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे तो जाकर थोड़ा सा लेट ही पहुँचते थे और पर्चा पढ़ के और पहले ही लिखते चले आते थे। और उनकी कॉपी में एक बार जो है ना, एक एग्जामिनर ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, कि जो कॉपी चेक कर रहा है लिखने वाला उससे बेटर है। उनको नंबर नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ ये सेंटेंस लिख दिया गया था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। ये ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे, और उनका व्यक्तित्व एकदम सरल और सहज था। एकदम गांव परिवेश में, जैसे जहां पहले उस वक्त की जो हालात थे वैसे परिवेश में जीने वाले लोग थे, लेकिन उनकी कर्मठता, उनकी बुद्धता और उनकी क्वालिटी को देखते हुए देश ने उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया। वो बहुत ऑनेस्ट लोग थे। उस ज़माने में जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत को यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। भारत को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोगों ने अपनी प्राण का निछावर किया, बहुत से परिवार उजड़ गए, बहुत से लोग परेशान हुए, तब जाकर इस देश आज़ाद हुआ। तो वो जो कंडीशन था, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो लीडरशिप थी हमारी, बहुत ऑनेस्ट थी, बहुत ईमानदारी था, बहुत ईमानदारी में जीते थे लोग, एक एक चीज़ का हिसाब रखते थे। हम देखें हमारे यहाँ जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी का जो उनकी भी जो फिलॉसफी है बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान जीवन जी के दुनिया से चले गए वो भी। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ जो लीडर निकले हैं, उन्होंने उस वक्त लीडर भी थे और एक बड़े स्कॉलर भी थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद का भी यही हाल था। गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपने जाना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अभी उनकी किताब है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, उनकी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखा था। और वो किताब, जबकि वो एक बॉटनी के विद्यार्थी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, वैसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेवल की किताब अभी भारत के बड़े बड़े इतिहासकार नहीं लिख पाते हैं, उस स्टैंडर्ड की किताब। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह का उनका जो है ये था। इस तरह से गांधी जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी, जो है माई ऑटोबायोग्राफिक, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, हरिजन, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी। तो जो हमारी लीडरशिप थी उस ज़माने की, वो लीडरशिप तो थी ही, साथ साथ सब विद्वान लोग थे, सब बैरिस्टर लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, सब इंग्लैंड अमेरिका से पढ़े हुए थे। इस तरह से आज के जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये भी एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। जीवन बहुत सरल था, विचार बहुत उच्च थे इनके। जीवन में इस तरह से जी रहे थे बिल्कुल कि जीवन को बहुत आसानी के साथ जिया जा सकता है। यही इनका दर्शन था कि इंसान को सरल जीकर उच्च विचार रखना चाहिए, अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, देश के प्रति हमें अपनी सेवा देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ आज के लिए, अगर हम इतना ही समझ लें कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की जयंती में बैठकर कि हम यही समझ लें कि हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होने का बहुत व्यापक किसका ये है, ईमानदार सिर्फ पैसों में नहीं, ईमानदार हम अपने काम के लिए हो सकते हैं, ईमानदार अपने परिवार के लिए हो सकते हैं, ईमानदार अपने समाज के लिए हो सकते हैं, ईमानदार अपने देश के लिए हो सकते हैं। हमें ऑनेस्टी, जो हमें काम दिया जाए हम वो काम करें, जो हमें काम दिया जाता है हम उससे भाग जाते हैं, हम कहाँ ईमानदार हैं, हम ईमानदार नहीं हैं। इसलिए इस देश को किस तरह से देश विकसित होगा, इस देश का विकास कैसे होगा, जिस तरह से हमारे देश का एक जो मनोभावना है जिस ओर चल पड़ा है,
ये कभी कभी सोच कर ऐसा लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे इसको संभाला जा सकता है जिस तरह से चल रहा है। और ख़ासकर अभी मिथिलेश सर ने पढ़ा कि धार्मिक मनोभावना, ये तो एक गजब ही विचार है धार्मिक मनोभावना की। ये धर्म क्या है? ये तो पर्सनल चीज़ है। ये धर्म क्या है? धर्म बिल्कुल पर्सनल है। हर इंसान की अपनी जो इच्छा होती है उससे मानता है। कोई ईश्वर को मंदिर में तलाशता है, कोई ईश्वर को मस्जिद में तलाशता है, कोई ईश्वर को गुरुद्वारे और चर्च में तलाशता है। ये इसमें कहीं कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं है। बहादुर तो वो है जो कहीं भी जाके ईश्वर को तलाश ले, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन इसके नाम पर दुनिया में आपने, मैं एक आध और भी फिलॉसफी पढ़ा था, उसने वाइगोट्स्की का और कई लोगों ने उसने लिखा है कि अगर किसी देश में, किसी भी देश में अगर चाहते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सारी चीज़ें तहस नहस हो जाए, उस देश में धर्म की चाशनी लोगों को चढ़ा दिया जाए। अपने आप धर्म के नाम पर लोग लड़ते चले जाएंगे और वो संभाल में नहीं आता है। धार्मिक जो नशा है ना, उसको अगर फैल गया, उसको संभालना बहुत मुश्किल कठिन काम है। इसीलिए बच्चों में हमें क्या है, हमें महाविद्यालय में काम करते हैं, सारे बच्चे हैं, देश के हैं, समाज के हैं। हमें समाज हित में, देश हित में कार्य करना है, देश को आगे ले जाना है। ऐसी मनोभावना के साथ, ऐसी सोच के साथ हमें आगे जाना है जिससे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने, जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमें जो है ये देश को ऐसे ले चलना है कि किसी तरह कोई धार्मिक, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर एक सहजता के साथ हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से राजेंद्र बाबू का जीवन हम सबों के लिए प्रेरणादायी है और हमारे जो आज़ादी के संघर्ष के जो हमारे नायक रहे हैं, वे सभी एक से बढ़कर एक हमारे नायक रहे हैं। और उसी में से एक संस्मरण अभी मुझे याद आ रहा है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा आप लोगों को कि सभी लोग बहुत पढ़ाकू थे। अच्छी अच्छी किताबें, नई नई किताबें पढ़ने का सबों को शौक था। वैसे ही एक बहुत अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनको बहुत गुमान भी था कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ और सबसे लेटेस्ट चीज़ों को पढ़ता हूँ। चाहे देश दुनिया में कहीं भी किताब पब्लिश होगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगी। तो संजोग से एक कोई बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पब्लिश हुई 1-2 दिन पहले ही, और उसे जवाहरलाल नेहरू जी ने मंगवाया और उसे उनके घर पर वो किताब थी। और उसी दिन सुबह, अगले दिन राजेंद्र बाबू उनसे मिलने आए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जानबूझकर अपने एक व्यक्ति से वो किताब भिजवा दिया बाहर वो बैठक खाने में, और कहा कि सर को बोलिए कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक वो नई किताब एक आई है, तब तक वो इसका अध्ययन करें। क्योंकि जानते थे कि राजेंद्र बाबू को किताबों का बहुत शौक है, तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई आज हमको सुबह सुबह नई किताब पढ़ने को मिली है। राजेंद्र बाबू ने वो किताब देखी और उन्होंने 2-3 मिनट में उसके कुछ पन्नों पर अंडरलाइन कर दिया और उस किताब को वहाँ पर रख दिया। थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू जी आए बड़े खुशी से कि आप, आज मैंने आपको किताब दी थी, देखे होंगे, उसको कैसी लगी? बोले हाँ हाँ, वो आपके लिए मैंने, आपको समय मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, कहा मैं तो पढ़ चुका हूँ, आपके लिए मैंने कुछ मुख्य चीज़ों को 2-4 पेज को अंडरलाइन कर दिया है, कृपा करके आप खाली उसको देख लीजिएगा, पूरी किताब पढ़ने का आपको समय नहीं मिलेगा। तो इतने, देखिए इतने अधिक पढ़ाकू लोग थे उस समय। और आज जो है हम लोग जिनका काम ही है पढ़ना पढ़ाना, शिक्षक, हम विद्यार्थी, वो भी आज पढ़ने से भाग रहे हैं। तो इन लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे बीच छोटे लाल सर हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो कृपया सर अब संक्षेप में आप लोग बात रखेंगे, क्योंकि हम लोग अध्यक्ष महोदय का सुनेंगे। धन्यवाद सुधांशु भाऊ कि बोलने का मौका दिया। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब, इंग्लिश के HOD मिथिलेश साहब, HOD B.Ed के HOD मोहम्मद साहब, और हमारे अन्य बैठे बहुत सारे फ्रेंड हैं, नाम लेने में है ना समय व्यतीत हो जाएगी। मैं सबको राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन पर
मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारे जो सभापति महोदय है बोले हैं कि संक्षेप में है ना बातें करनी है, मैं शॉर्टकट में कहता हूँ। उन्होंने जो भाषण दिया, उनका जो आदर्श था, उनको अपनाना ही सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, आज दो बातें देखने को मिलती हैं, शिक्षा और धर्म। जैसा कि हमारे एचओडी साहब बोल रहे थे, धर्म जो है राष्ट्र विनाशक है, सही है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यदि हम देश का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा चाहिए, और यदि किसी भी राष्ट्र को नष्ट नाबूद करना है तो धर्म के आड़ में हम खड़े हो जाएं। तो हमारी एक्चुअली धर्म होना चाहिए, मानवता वाली धर्म होनी चाहिए। मानवता ही सही धर्म है, बल्कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब क्या है? ये सब हम लोगों को दरकिनार करता है, हम लोगों के बीच में विभेद पैदा करता है। सच्ची में यदि हम धर्म को मानते हैं तो हमें मानवता को माननी चाहिए। और इसी बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल करके आपने इस जयंती को मनाने के लिए है ना अपना समय दिया। धन्यवाद। मैं पटेल सर से आग्रह करूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर मिथिलेश सिंह, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर जावेद अहमद, सभी को हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय निकालकर इस जयंती में अपनी सहभागिता दिया। और देश के प्रति यह प्रेम संदेश जाएगा कि देश में इस बिहार की धरती पर जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या विशेषता थी जो इनकी जयंती पर हम लोग उनको जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने एक सामान्य परिवार के रूप में अपना जीवन जिया और जो भी गरीब दुखिया जितने भी लोग जुड़े समाज से, उन लोगों को जीने का एक माध्यम भी बताया कि हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है। सद्भावना की भावना से सबको प्रेम व्यवहार दिया। और साथ ही साथ भारत देश की आज़ादी में इन्होंने आंदोलन के समय भी महात्मा गांधी के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने शांतिपूर्वक अपना अंग्रेज़ों के प्रति जो भावना विकसित की और जो हमारा देश गुलामी के जंजीर में बंधा था, उसमें इन्होंने बहुत सहयोग दिया और देश के प्रति समर्पण की भावना और सद्भाव की भावना से अर्पित किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच बहुत सारे शोधार्थी और बहुत सारे विद्यार्थी भी मौजूद हैं। उनमें से भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आइए। दिल जी है जो कि जूलॉजी में शोध कर रहे हैं और काउंसिल मेंबर भी है चुने हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ के। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। दिलीप कुमार दिल जी। धन्यवाद भैया। आज टीपी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय सुधांशु भैया, मिथिलेश सर और बीएड के विभागाध्यक्ष महोदय, और यहाँ पर उपस्थित हमारे एनसीसी के साथी और सभी सम्मानित छात्र छात्रा, आप सभी का स्वागत है। इस जयंती पर हम लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है और हम लोग सर से सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिल जी। और भी कोई जो हमारे बीच उपस्थित है? ईसा जी आइए आप। या कोई भी हमारे स्टूडेंट जो भी या शोधार्थी कोई भी बोलना चाहते हो तो 1-2 मिनट ज़रूर आप आइए।
आइए गौरव सर हमारे बीच हैं, जो फिलॉसफी के टीचर हैं। गौरव जी। धन्यवाद सर। इस सभागार में उपस्थित सभी मंचासीन और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें हम सभी लोगों ने अपने प्रमुख वक्ताओं को सुना। दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक होने की वजह से मेरा कुछ कर्तव्य है कि धर्म की चर्चा कई बार हुई तो उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करना ज़रूरी है। हालांकि उतना समय नहीं है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों के दिमाग में धर्म और संप्रदाय और रिलीजन को लेके। तो जो भी चर्चा अभी तक हुई या धर्म के विषय में जो भी राजेंद्र प्रसाद ने अपने प्रथम अभिभाषण में कहा, वो धर्म अलग है और जिस धर्म को हम जान रहे हैं वो धर्म का बाह्य पक्ष है, वह संप्रदाय है, वह रिलीजन है। रिलीजन यानी रिलीगियर से बना है, जो हमें बांधता है। और धर्म क्या है? धर्म वस्तु स्वभाव है। किसी भी वस्तु का जो अपना मूल स्वभाव होता है, जो उसके अस्तित्व का कारण होता है, वह होता है धर्म। धरति धारयति वा लोकम इति धर्म। जो धर्म लोक को धारण करता है वह धर्म है। जो हमें यतो अभ्युदयनी निःश्रेयसः सिद्धि, वह धर्म है जो हमारे अभ्युदय के लिए कार्य करता है, जो हमें निःश्रेयस की ओर लेके जाता है, जो हमारे आत्मा का कल्याण करता है, वही धर्म है। तो धर्म का अर्थ यहाँ पर किसी भी प्रकार के संप्रदाय से नहीं है। धर्म एक मानव का मूल स्वभाव है। जैसे सर्प का मूल स्वभाव होता है डंक मारना, अग्नि का मूल स्वभाव होता है कि उसमें दाहकता होती है, इसी प्रकार मनुष्य का जो मूल स्वभाव है यानी मानवता, यानी समूह के लिए पर कल्याण की भावना या मोक्ष या निःश्रेयस के लिए कार्य करने की भावना, वह होता है धर्म। अब राजेंद्र प्रसाद पे अगर हम बात करें तो हमारे वक्ताओं ने इसके पहले बहुत कुछ बताया। आगे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हमारे बरसर सर ने बोला कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है? जीवन में सबसे कठिन कार्य है सबसे सरल होना। सबसे सरल होना आज के समय में सबसे कठिन है। हम सरल नहीं हैं, हम जटिल हैं। हमारा व्यक्तित्व जो है वो संपूर्ण नहीं, हम खंडित व्यक्तित्व वाले लोग हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं से चोटिल है, उसमें कहीं ना कहीं घाव है। हमारा व्यक्तित्व जो है वो अभी अखंडित होने की ज़रूरत है, उसको अखंड करने की ज़रूरत है। आज जिस सूचना और तकनीकी के दौर में हम जी रहे हैं, उसी के विषय में उन लोगों ने पहले ही भविष्यवाणियाँ की थी कि जैसे जैसे तकनीकी का विकास होगा, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, वैसे वैसे मनुष्य के अंतर का जो मानवता है, जो उसके अंदर चेतना है, संवेदनशीलता है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो हमें इस सूचना और प्रौद्योगिकी और तकनीकी के युग में मनुष्य के अंतस में जो शून्य हो गया है, उस शून्य को भरने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि हमारे महापुरुष लोग कह के गए हैं। इन सब बातों के लिए मैं अपनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और भी कोई छात्र या छात्रा अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। बोलो, कुछ बोलिएगा। तो अब मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा और सर को मैं बधाई भी देता हूँ। आपने एक अच्छी पहल की है कि हम सभी महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। इसके लिए बधाई के साथ प्रधानाचार्य महोदय। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की जयंती के अवसर पर उपस्थित मंचासीन हमारे विभागाध्यक्ष बीएड विभाग डॉक्टर मिथिलेश बाबू, सुधांशु बाबू, पटेल साहब एवं क्लास में उपस्थित शिक्षक, छात्र छात्राएं, वैसे आज का दिन छुट्टी का दिन था। विश्वविद्यालय कैलेंडर के मुताबिक आज छुट्टी है, लेकिन हम लोगों ने कल ही निर्णय लिया
कि जयंती के अवसर पर छुट्टी हो जाने से जयंती मनाई नहीं जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कल ही नोटिस किया कि जयंती मनाना है, उसके बाद छुट्टी होनी है। और विगत दिनों बैठक हुई थी विश्वविद्यालय में, वहाँ भी हम लोगों को इस दिशा में निर्देश मिला था कि जयंती मनाइए, क्योंकि यह आपके महाविद्यालय में नैक के लिए यह एक अलग से बिंदु बनेगा, पॉइंट बनेगा। तो नैक के दृष्टिकोण से भी और हमारे राष्ट्र के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाने के लिए हम चाहते हैं कि एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको इस माध्यम से दी जाए। छुट्टी मनाने से श्रद्धांजलि नहीं दिया जा सकता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई के सिवान जिले में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था और 1963 में समथिंग में उनका देहांत हुआ था। आज के दिन मना करके हम उन्हें श्रद्धांजलि के माध्यम से उनके कदम, उनके द्वारा जो कैरेक्टर उपस्थित किया गया है हमारे देश में, उसके वर्णन और व्याख्या के लिए हमारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या किया। एक मिथिलेश बाबू के द्वारा एक पेपर के से कुछ उनके शब्दों को उद्धृत किया गया है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो उनकी मनोदशा थी, उसकी अभिव्यक्ति उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया। वैसे बचपन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने विद्वान थे कि वे कभी सेकंड नहीं किए, टॉप करते हुए चले आए थे। बचपन से ही ये एकदम ये अलग टाइप के ये स्टूडेंट रहे हैं, इनकी ख्याति थी। वैसे आज़ादी से पहले भी हमारे जो भी विद्वान थे, जो भी नेता थे, सभी कुछ न कुछ अपने अपने रोजगार के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय भी करते थे। शायद ये भी बैरिस्टर थे, काम करते थे। महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए प्रथम प्राथमिकता के आधार पर इन्होंने देश को आज़ाद करना ही उचित समझा। वैसे तो रोजगार के लिए ये इतने बड़े बड़े विद्वान थे कि अंग्रेजों के समय में भी अपना रोजगार से अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ करके देश की आज़ादी, समाज की आज़ादी, राज्य की, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके निश्चित रूप से देश को आज़ाद करने में एकत्रित होकर के अपने अपने ढंग से जो जहाँ थे, जो लेखनी का काम करते थे वो लिखते थे, जो पत्र पत्रिकाएं छापते थे वो छापते थे। कुल मिलाकर के इन लोगों के माध्यम से ये लोग जो बोलते थे वही करते थे। बोलने और करने में इन लोगों में कोई अंतर नहीं था। आज हम लोगों में बोलते हैं कुछ और करते कुछ हैं। दबाव की राजनीति हर जगह है। कहीं भी काम कीजिएगा, किसी भी संस्था में आप, तो आप स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के ईमानदारी पूर्वक किसी भी कार्य का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आपको आपके रास्ते से भटकाएगा। तो ये कठिनाई है तब में और अब में, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करें कि निर्भीक होकर के सच्चे रास्ते पर चलें और उसी में हमारे देश की राज्य की प्रगति होगी। हमारी व्यक्तिगत व्यक्तित्व की भी विकास उसी के माध्यम से होगा। हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी कभी बहुत लोग उसी के सामने कहेंगे घर में है, कहेंगे कि जाओ बच्चा कह देना घर में नहीं है। आप तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चों को भी आप अभी से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जाओ कह देना घर में नहीं है।
हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं सर, और इसी नज़रअंदाज का कारण है आज हमारा राष्ट्र, हमारे छात्र, हमारे बच्चे भटक रहे हैं। मूल विचारधारा से हम भटक रहे हैं। हम अभी लाइन अप नहीं है, अभी मेन स्ट्रीम से अलग हट गए हैं। आज हमारे यहाँ स्टूडेंट 5,000 10,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्लास में हम बैठते हैं तो क्लास में बच्चे नहीं आते हैं। बच्चों की ये मनोभावना हो गई है कि एडमिशन लेना है, परीक्षा देना है, रिजल्ट लेना है, चल देना है, लेकिन इसकी उपयोगिता वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं इस वक्त, हमको ये समझ में नहीं आता है। ये तो अधिक हो रहा है, कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये आज के नौजवान के पर ये दायित्व है कि सही रास्ता पर कैसे राष्ट्र को आप लाइएगा, ये आपका दायित्व है। हम लोग अवसान की ओर हैं, प्रयास करते ही हैं रास्ते पर आएं, लेकिन असली दायित्व नौजवान पर है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनके द्वारा बताए गए राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिकता की भावना, नैतिकता की जो भावना थी, जो मनोभावना थी उनके अंदर में, उसको हम लोग अपने में आत्मसात करें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस प्रकार के किसी भी भेदभाव से अपने आप को अलग करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के संबोधन के साथ ही अब हम लोग यह कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि अब कुछ ही दिनों बाद जनवरी का महीना आने वाला है, जिसमें हमारे कई महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि आएगी। खास करके स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो 12 जनवरी को मनाई जाती है, और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती फिर 23 जनवरी को, और महात्मा गांधी का शहादत दिवस 30 जनवरी को होता है। तो उन सभी अवसरों पर हम लोग प्रधानाचार्य महोदय से आदेश प्राप्त कर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा, आप सभी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और इसी आशा के साथ मैं प्रधानाचार्य महोदय के आदेश से आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।